अमेरिका के हैं। अमेरिका में 20,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 28 लाख से ज़्यादा लोगों का वहाँ टेस्ट हो चुका है और करीब 5.5 लाख लोग संक्रमित पाए गए हैं। WHO की रिपोर्ट को देखें तो बहुत ही खराब स्थिति इस समय दुनिया की है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका में 22,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इटली में 19,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। स्पेन में 17,000 से ज़्यादा लोगों की जान कोरोना ने ले ली है। फ्रांस में भी 14,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ईरान में लगभग 5,000 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन के वुहान शहर से यह वायरस फैलना शुरू हुआ था और चीन में करीब 3,000 लोगों की जान इस वायरस ने ली। बेल्जियम में लगभग 3,500 लोगों की मौत हो चुकी है। जर्मनी में 3,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और स्विट्ज़रलैंड में भी 1,000 से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से मारे जा चुके हैं। भारत में लगभग 10,000 लोग कोरोना से संक्रमित हैं अभी तक। इनमें 339 लोगों की मौत हो चुकी है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने चौथी बार इस कोरोना महामारी के दौर में चौथी बार देश को संबोधित किया और उन्होंने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही है, लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया है। एक बात और प्रधानमंत्री ने खास तौर पर यहाँ कही है कि 20 अप्रैल के बाद से देश के उन इलाकों में कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन में ढील हो सकती है जहां अभी वायरस का प्रकोप नहीं है या जहां पिछले 15 दिन में कोई नया केस सामने नहीं आया है। पूरी दुनिया को अभी तक इस वायरस से निपटने का एकमात्र रास्ता लॉकडाउन ही दिखाई दे रहा है। अभी तक इस वायरस का कोई टीका नहीं खोजा जा सका है और कोई मुकम्मल औषधि भी नहीं मिली है जो पूरी तरह से इसका इलाज कर सके। तो इस तरह से दुनिया भर के देश लॉकडाउन ही बढ़ाते जा रहे हैं। फ्रांस में भी 11 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और WHO ने भी ये सिफारिशें की हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र रास्ता है, इसलिए फिजिकल डिस्टेंसिंग बना करके रखी जाए। और ये बहुत अच्छी बात है कि भारत की जनता ने सरकार के आदेशों का, लॉकडाउन के नियमों का बहुत ज़बरदस्त ढंग से पालन किया है और प्रधानमंत्री ने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत में लॉकडाउन की वजह से ही उतनी तेज़ी से वायरस नहीं फैल पाया है जितनी तेज़ी से दुनिया के ताकतवर देशों में फैला है। प्रधानमंत्री ने बार बार इस बात को रेखांकित किया और बार बार उन्होंने इस पर प्रकाश डाला। मित्रों, कोरोना के इस दौर में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन पर बात करना जरूरी हो गया है और मुझे लगता है कि बात की जानी चाहिए। कोरोना ने दुनिया भर को जबरदस्त तरीके से प्रभावित किया है, हर इंसान की जिंदगी को प्रभावित किया है। तो ऐसे में इसके हर पहलू पर विचार विमर्श होना ही चाहिए। दोस्तों, पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र संघ में पर्यावरण के ऊपर एक सम्मेलन हुआ। साल 2019 की बात है ये, जहां लगभग 16 साल की एक लड़की ने, जो मूलतः स्वीडन की थी, जिसका नाम ग्रेटा थनबर्ग है, उसने बहुत ही गंभीर सवाल उठाए। संयुक्त राष्ट्र संघ में इस पर्यावरण के ऊपर सम्मेलन चल रहा था जिसमें सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप समेत यूरोप के तमाम देशों और तमाम ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे। 16 साल की इस लड़की ने गंभीर सवाल उस वक्त उठाए। 2019 की बात है, ज़्यादा वक्त अभी नहीं हुआ। ग्रेटा ने कहा कि ये ठीक नहीं है कि मुझे यहाँ होना चाहिए,
मुझे समंदर पार के अपने उस स्कूल में होना चाहिए। ग्रेटा कहती है कि जिस वक्त में उसे अपने स्कूल में होना चाहिए, तब वह दुनिया में पर्यावरण की चिंता को लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में आई है, जहां उसको नहीं होना चाहिए था। कायदे में उसको अपने स्कूल में होना चाहिए था। ग्रेटा कहती है कि फिर भी आप उम्मीद से यहां आए हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई? राष्ट्राध्यक्षों को चैलेंज करते हुए, चुनौती देते हुए 16 साल की एक लड़की कहती है, दुनिया की सुपर पावर को चैलेंज देते हुए, आपकी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? आपकी खोखली बातों ने मेरे बचपन के सपने छीन लिए हैं। मैं फिर भी भाग्यशाली हूं, ग्रेटा कहती है, मैं फिर भी भाग्यशाली हूं। लोग परेशान हैं, पर मर रहे हैं, परेशान हैं, मर रहे हैं, पूरे इकोसिस्टम खत्म हो रहे हैं और दुनिया एक महाविलुप्ति की शुरुआत पर है। राष्ट्राध्यक्षों से सवाल करती है कि ऐसे में सिर्फ आप पैसे और आर्थिक विकास के सपनों की बात कर रहे हैं? ऐसा करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? 30 साल से विज्ञान आपको सच्चाई बता रहा है, आपकी उसे अनदेखा करने की हिम्मत कैसे हुई? और फिर यहां आकर ये कहने की हिम्मत कैसे हुई कि आप काफी कुछ कर रहे हैं, जबकि जो हल चाहिए वो अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप कहते हैं कि आप हमें सुनते हैं, गंभीरता को समझते हैं, लेकिन आप चाहे जितने दुखी या नाराज हों, मैं आप पर यकीन करना नहीं चाहती। ग्रेटा कहती है कि अगर आप सब कुछ समझकर भी कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप शैतान हैं। दुनिया की सुपर पावर के राष्ट्राध्यक्षों से वो कह रही है, 16 साल की एक लड़की, कि आप सब कुछ समझकर भी कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप शैतान हैं। मैं आप पर यकीन करने से इनकार करती हूं, क्योंकि अगर आप सब कुछ समझकर भी कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप शैतान हैं। मैं आप पर यकीन करने से इनकार करती हूं। 16 साल की लड़की ग्रेटा कहती है। ग्रेटा कहती है 10 साल में कार्बन उत्सर्जन को आधा करने के बाद भी तापमान में बढ़ोतरी 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करने की संभावना सिर्फ 50% है। इसके जो नतीजे होंगे वो पलटे नहीं जा सकेंगे, वो इंसान के काबू से बाहर होंगे। जहरीली हवा के प्रदूषण से तापमान और बढ़ेगा, क्लाइमेट जस्टिस का सपना दूर हो जाएगा। वो मेरी पीढ़ी पर निर्भर कर रहे हैं, जो उनके द्वारा पुरानी हो चुकी टेक्नोलॉजी से उत्सर्जित अरबों टन कार्बन डाइऑक्साइड अपनी सांसों में समा रही है। ग्रेटा थनबर्ग 16 साल की लड़की, वो कहती है, तो 50% का खतरा हमें मंजूर नहीं है, हमें इसके नतीजों को भुगतना होगा। दुनिया के तापमान में बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री तक सीमित रखने की 67% संभावना तभी तक है जब कार्बन डाइऑक्साइड एक स्तर से ज्यादा ना पहुंचे। ये स्तर 1 जनवरी 2018 के लिहाज से 420 गीगाटन था। आज के हिसाब से यह 350 गीगाटन रह गया है। ग्रेटा कहती है, सुपर पावर की आंखों में आंख डालकर ग्रेटा कहती है, 16 साल की लड़की, आपने ये ढोंग करने की हिम्मत कैसे की कि आप आम दिनों की तरह काम कर रहे हैं और कुछ तकनीकी समाधानों से इस समस्या को सुलझाने की बात कर रहे हैं। आज के उत्सर्जन स्तर के हिसाब से अगले 8.5 साल में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर तय मात्रा से कहीं ज्यादा हो जाएगा। नए आंकड़ों के हिसाब से कोई समाधान या योजनाएं यहां पेश नहीं की गई, क्योंकि ये आंकड़े आपके लिए असुविधाजनक हैं। आप अब भी इतने परिपक्व नहीं हुए हैं कि जैसा है वैसा बताने की हिम्मत कर सकें। आप हमें छल रहे हैं, लेकिन युवा लोग आपके धोखे को समझ रहे हैं। भविष्य की पीढ़ी की निगाहें आप पर हैं। अगर आप हमें नाउम्मीद करते रहेंगे तो हम आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे और हम आपको जाने नहीं देंगे। हम अभी एक लकीर खींच रहे हैं, दुनिया जाग रही है, बदलाव आ रहा है, चाहे आप पसंद करें या ना करें। दोस्तों, 16 साल की इस लड़की ने बहुत बड़े सवाल दुनिया भर की ताकत के सामने पिछले साल उठाए थे। ये सवाल आज भी मौजूद हैं, ये सवाल आज भी वहीं खड़े हैं। ऐसे वक्त में जब कोरोना महामारी मानवता के लिए एक मुसीबत बन गई है, एक संकट बन गई है, मानव अस्तित्व के लिए खतरा बन गई है,
तब इन सवालों की प्रासंगिकता और ज़्यादा हो जाती है। तब हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि पिछले कुछ सालों के भीतर पूरी दुनिया ने आर्थिक विकास का जो मॉडल अख्तियार किया है, क्या वो प्रासंगिक है? क्या वह मानवता के हक में है या मानवता के खिलाफ है? इन सारे सवालों पर बात करना जरूरी है। दोस्तों, इस वक्त में बहुत तरह की बातें सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया की बात हो या गली नुक्कड़ चौराहे की बात हो, आज कहा जा रहा है कि सकारात्मकता की बातें कीजिए। आज सच पर पर्दा डालने को सकारात्मकता कहा जा रहा है, सच बोलने को नकारात्मकता कहा जा रहा है। और ये चलन न सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ा है। आज आंखें मूंदे रखने को सकारात्मकता कहा जा रहा है, आंखें बंद रखने को सकारात्मकता कहा जा रहा है, आंखें खोलकर कान खोलकर दुनिया को देखने और सारी बातें सुनने को नकारात्मकता कहा जा रहा है। मैंने कोशिश की कि ऐसे मुश्किल वक्त में, जब हम सब संकट में हैं, तब बुद्धिजीवियों को किस तरह से इस दुनिया को देखना चाहिए। मैंने ये तलाशने के लिए कि जब जब पूरी दुनिया में संकट आए, वो चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, तब हमारे देश के और दुनिया के बुद्धिजीवियों ने दुनिया को किस नज़रिए से देखा। आज सोशल मीडिया में बड़े पैमाने पर लोग ये बताते हुए आपको मिल जाएंगे कि सकारात्मक सोचिए या खुश रहने के लिए क्या कीजिए। बड़े पैमाने पर मध्य वर्ग के लोग खाना बनाते हुए, लजीज व्यंजन बनाते हुए तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं, वायरल कर रहे हैं, टिप्पणियां कर रहे हैं। उनके सामने चुनौती है कि वो वक्त कैसे बिताएं। ठीक इसी वक्त में इस देश में 20 से 30 करोड़ का एक तबका ऐसा भी है जो 2 वक्त के खाने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगा है, सोशल डिस्टेंसिंग भूल करके खाने के लिए लगा है। उसकी कोशिश है कि किसी भी तरह से जीने के लिए खाना मिल जाए, वरना मौत भूख से ही हो जाएगी। ऐसे लोगों का जिक्र आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया। उन्होंने बार बार कहा कि गरीब लोग उनकी प्राथमिकता में हैं, गरीब लोग प्रभावित ना हो, इसकी सरकार की पूरी कोशिश है। लेकिन मित्रों, सवाल इससे कहीं बड़ा है। हमारे देश को आज़ाद हुए 70 साल बीत गए, हर दल की सरकारें इन 70 सालों में आई, लेकिन अगर 70 साल के बाद भी हमारे देश में 20 से 30 करोड़ का एक तबका ऐसा है जो महामारी का इस संकट को झेलने की स्थिति में नहीं है, जो 20 दिन, 30 दिन, 15 दिन का लॉकडाउन तो दूर, 1 दिन का लॉकडाउन नहीं झेल सकता है, जो रोज कमाता है तब खाता है। इन रोज कमाने वालों और रोज खाने वालों की बात भी आज प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे। मित्रों, ये वक्त मुश्किल है, लेकिन अगर इस वक्त से, इस मुश्किल वक्त से हमने सबक नहीं लिए तो पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। आखिर देश के ऐसे हालात क्यों बने कि 30 से 40 करोड़ लोग आज इस हालत में हैं कि एक वक्त अगर वो नहीं कमाएं तो दूसरे वक्त खाना नहीं खा सकते हैं। उनके इस हालात के लिए, इन हालात के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या उनको नहीं देखा जाना चाहिए? क्या उनके दुख दर्द पर बात नहीं होनी चाहिए? क्या उनको नज़रअंदाज करके मिडिल क्लास के जो लोग व्यंजन बनाते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, जो गीत संगीत गाते हुए, नृत्य करते हुए जो तस्वीरें वो सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं, क्या वही असली भारत है? क्या सिर्फ वही भारत है? क्या भूख से मरते लोग, भूख की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर लंबी लाइनों में हाथ फैला करके लगते हुए लोग, क्या वो भारत का हिस्सा नहीं है? मित्रों, हाल में ही अमेरिका के एक मशहूर भाषाविद और राजनीतिक विश्लेषक नाम चोम्स्की की एक बातचीत एक टीवी चैनल से हुई और उन्होंने उसमें कई गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये नाम चोम्स्की मानते हैं उनकी उम्र इस वक्त 91 साल है, 91 ईयर्स। उन्होंने कहा कि मैं खुद सेल्फ क्वारंटीन हूँ, और वो कहते हैं
कि ये बाजार आधारित दुनिया की नाकामयाबी की कहानी है। वो कोरोना को बाजार आधारित दुनिया की नाकामयाबी की गाथा कहते हैं। और वो कहते हैं कि जिस वक्त उन्होंने 1938 से लेकर 2020 तक की दुनिया की महत्वपूर्ण घटनाओं को देखा, और वो कहते हैं कि बचपन में वो हिटलर के भाषण सुना करते थे रेडियो पर। तब हिटलर के भाषण के शब्द उनको समझ में नहीं आते थे, लेकिन हिटलर का मूड और वो डर जो पैदा करना चाहता था उसका वो एहसास कर लेते थे। वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के भाषण से भी इसी तरह की प्रतिध्वनि महसूस होती है। नाम चोम्स्की, 91 साल का अमेरिकी विद्वान, वो कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब भाषण देते हैं तो उनके भाषणों से हिटलर जैसी दहशत का एहसास होता है। वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप फासिस्ट नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप फासिस्ट विचारधारा में धंसा हुआ शख्स नहीं है, लेकिन सामाजिक तौर पर विकृत इंसान है। समझिए एक तरह के सोशियोपैथ जिसे केवल अपनी फिक्र होती है। इस महत्वपूर्ण समय में यही डराने वाली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप अगुवाई की भूमिका में है, जिसे सिर्फ अपनी चिंता है, जिसे सिर्फ अमेरिका की चिंता है, जिसे पूरी दुनिया की चिंता नहीं है। नाम चोम्स्की आगे लिखते हैं कि ये बहुत ही गंभीर, आगे कहते हैं कि बहुत ही गंभीर और भयानक वायरस है। इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं, आगे जाकर हम इससे बच निकलेंगे, लेकिन न्यूक्लियर वॉर का खतरा, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा, जर्जर होता लोकतंत्र, ये 3 ऐसे बड़े खतरे हैं जो पूरी मानवता के सामने खड़े हुए हैं। खतरनाक ये नहीं है कि अमेरिका की बागडोर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। खतरनाक यह है कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश की बागडोर, ऐसे देश की बागडोर ट्रंप संभाल रहे हैं जो दुनिया के तमाम देशों के ऊपर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाता है, और दुनिया के लोग का कोई भी लोकतंत्र उसके प्रतिबंधों का विरोध नहीं करता है। यूरोप ईरान पर लगे प्रतिबंध को सही नहीं मानता, लेकिन अमेरिका की बात मानता है। यूरोप को डर है कि वो अमेरिका का विरोध करेगा तो उसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा। कई ऐसे देश हैं, ईरान जैसे कई देश, जिन पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनकी वजह से, वो कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा दर्द झेल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा संकट में हैं वहाँ के लोग, वहाँ के जिंदा इंसान मुसीबत में हैं। एक ऐसे वक्त में जब पूरी विश्व बिरादरी को एकजुट होकर के मानवता को बचाने के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़नी चाहिए थी, एक दूसरे देशों को मदद देनी चाहिए थी, तब अमेरिका ईरान जैसे देश पर आर्थिक प्रतिबंध लाद रहा है। सोचिए, नाम चोम्स्की कहते हैं कि कितना खतरनाक है। वो कहता है कि भारत जैसे देशों में तो हालात और भी विकट हैं, जहाँ रोज कुआं खोदकर रोज पानी पीने की हालात में करोड़ों लोग हैं। अगर ये आइसोलेशन में चले जाएंगे तो भूख इन्हें मार देगी। आखिरकार तब क्या होना चाहिए? एक सभ्य समाज में अमीर देशों को गरीब देशों की मदद करनी चाहिए, अमीर देशों को गरीब देशों की मदद करनी चाहिए। और वो कहते हैं कि अगर दुनिया की परेशानियां ऐसी ही चलती रही तो आने वाले दशकों में दक्षिण एशिया में तो रहना मुश्किल हो जाएगा। राजस्थान जैसे इलाके जहां 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तापमान हो जाता है, वहां तो जीवन ही मुश्किल हो जाएगा। पानी खराब होता जा रहा है, पीने लायक नहीं बचा है। दक्षिण एशिया में 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं, भारत और पाकिस्तान, दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। नाम चोम्स्की कहते हैं कि कोरोना वायरस की परेशानी बहुत खतरनाक है, लेकिन दुनिया के सामने सबसे बड़े संकटों का एक छोटा सा हिस्सा है। इन संकटों से ज़्यादा दिनों तक हम बच नहीं सकते। हो सकता है कि दुनिया में सबसे बड़ी परेशानियां हमारी ज़िंदगी में उस तरह से छेड़छाड़ महसूस न करवाएं जितनी तेज़ी से कोरोना वायरस करा रहा है। दोस्तों, अमेरिका के विद्वान नाम चोम्स्की बड़े सवाल खड़े करते हैं। वो कहते हैं कि कोरोना वायरस का संकट इस समय क्यों है? क्या यह बाजार आधारित बन रही दुनिया की नाकामयाबी की गाथा है? जब हम इस संकट से उभरेंगे तो हमारे पास कई विकल्प होंगे। क्या एक तानाशाही सरकार की स्थापना की जाए जिसके पास सारा कंट्रोल हो, या एक ऐसे समाज की जो मानवीय मदद पर आधारित हो?
मित्रों, बहुत गंभीर और बड़े सवाल उन्होंने उठाए हैं और दुनिया भर में तमाम विद्वान, तमाम बुद्धिजीवी इन सब पर मंथन कर रहे हैं, रास्ते तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और समाज में इस आर्थिक गैर बराबरी की व्यवस्था के बारे में चिंतन मनन कर रहे हैं। आखिर यह किस तरह का आर्थिक मॉडल है जो पूरी दुनिया में भारत की तरह करोड़ों लोगों को हाशिए पर फेंक देता है, जो करोड़ों लोगों को इस हालत में खड़ा कर देता है कि वो जरा सा संकट आने पर एक वक्त का खाना भी ना जुटा पाए, सम्मानजनक जिंदगी ना जी पाए, और दूसरी तरफ वैभव और समृद्धि के समंदर तैयार करता है जहां सब कुछ है लेकिन सिर्फ उनके लिए जिनकी जेब में पैसा है। ये बाजार हर इंसान को एक ग्राहक के तौर पर आज देख रहा है। तो सारी चीज़ों पर हमें सोचने की ज़रूरत है, चिंतन की ज़रूरत है, एक ऐसे वक्त में जब तमाम बुरी खबरें भी आ रही हैं। बहुत सारे लोगों की दुनिया भर में मौत हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। हमारे ही देश में करोड़ों लोगों का रोजगार ठप है, पूरी अर्थव्यवस्था तबाही के कगार पर है। प्रधानमंत्री ने इसको खुद स्वीकार किया, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अर्थव्यवस्था और आर्थिक संकटों से ज़्यादा अहम हमारे लिए इंसानों की ज़िंदगी है और उसको बचाने के लिए इस वक्त लॉकडाउन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मित्रों, अगर ये आर्थिक गैर बराबरी की व्यवस्था इस देश में दशकों से नहीं चली आ रही होती तो वो करोड़ों लोग भी आज इस हैसियत में होते कि वो लॉकडाउन का ये संकट झेल सकते, भूख से मरने की नौबत ना आती। मित्रों, समय समय पर हमारे देश के तमाम लेखकों, साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों ने समाज की परंपराओं के आगे, रूढ़ियों के आगे जाकर सोचने और चिंतन करने का काम किया है। मैंने इधर कुछ खंगालने की कोशिश की कि जब जब देश में इस तरह के हालात हुए तो हमारे देश के कवियों ने, साहित्यकारों ने इस पर किस तरह से रिएक्ट किया। मैंने इसको देखा तो मुझे इस बात पर फक्र हुआ कि हमारे देश, हम एक ऐसी समृद्ध परंपरा के वाहक हैं। हमारे पास एक ऐसी विरासत है, इतनी समृद्ध विरासत है जिसका कोई तोड़ नहीं है, जिसकी कोई तुलना दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। मैं यहाँ खास तौर पर कुछ कवियों को कोट करना चाहूँगा जिन्होंने अपने अपने दौर में मुश्किल हालात में हुकूमतों के सामने, हुकूमतों की आंखों में आंखें डाल करके ग्रेटा थनबर्ग की तरह, कायरों की तरह नहीं, कायर बुद्धिजीवियों की तरह नहीं, ग्रेटा थनबर्ग की तरह दिलेरी के साथ हुकूमतों की आंखों में आंखें डाल करके बातें कहीं और उनकी बातों का असर भी हुआ। ऐसी ही कुछ खास बातों को मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने एक कविता लिखी। उन्होंने लिखा, यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हों तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहें और नदियां, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखें, अनमने रहें। यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है, न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव। कागज पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है और जमीन की 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक, वह अंधा है। जो शासन चल रहा हो बंदूक की नली से, हत्यारों का धंधा है। यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे अब एक भी क्षण तुम्हें नहीं सहना है। याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चिथड़ा तन किसी शासन का ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का पतन है। ऐसा खून बहकर धरती में जज्ब नहीं होता,
आकाश में फहराते झंडों को काला करता है। जिस धरती पर फौजी बूटों के निशान हों और उन पर लाशें गिर रही हों, वह धरती यदि तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती तो समझ लो तुम बंजर हो गए हो। तुम्हें यहाँ सांस लेने तक का नहीं है अधिकार, तुम्हारे लिए नहीं रहा अब यह संसार। आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ, चाहे हो वह तुम्हारा यार, धर्म का ठेकेदार, चाहे लोकतंत्र का स्वनाम धन्य पहरेदार। मित्रों, ऐसी समृद्ध परंपरा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कहा, यदि तुम्हारे घर के कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? ऐसे मुश्किल वक्त में जब 30 से 40 करोड़ लोग इस संकट में हैं कि एक वक्त खाना कैसे खाएं, जान कैसे बचाएं, उनके सर पर छत नहीं रही, उनका रोजगार छिन गया, तब हम कैसे व्यंजन बनाते हुए सोशल मीडिया में पोस्ट कर सकते हैं? कैसे नृत्य करते हुए अपनी पोस्ट हम सोशल मीडिया में डाल सकते हैं? बड़ा सवाल हमारे समाज के सामने खड़ा करती है। इन पर हमें सोचने की ज़रूरत है, चिंतन करने की ज़रूरत है। और ऐसे लोगों के लिए जो कहते हैं कि सच मत देखो, सच देखना अगर नकारात्मकता है, उनकी नज़र में सच देखना और सच सुनना नकारात्मकता है। ऐसे लोगों के लिए अदम गोंडवी ने लिखा, घर में ठंडे चूल्हे पर अगर खाली पतीली है, बताओ कैसे लिख दूं कि फागुन की धूप नशीली है। अशरफ मौलवी ने लिखा, हुकूमत से अगर एजाज चाहते हो, अंधेरा है लेकिन लिखो रोशनी है। तो मित्रों, जिन लोगों को हुकूमत से एजाज की ज़रूरत है, उन्हें ही सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है इस वक्त। वही कहते हैं, वही सोशल मीडिया में खाना बनाते हुए, विभिन्न ड्रेस में विभिन्न व्यंजन बनाते हुए सुखद तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। एक ऐसे मुश्किल वक्त में जब 30 करोड़ की आबादी 2 वक्त के खाने के लिए लड़ रही है। दुष्यंत ने लिखा था, यहाँ तो सिर्फ गूंगे और बहरे बसते हैं, खुदा जाने यहाँ किस तरह का जलसा हुआ होगा। बहुत ही समृद्ध परंपरा है हमारी। हमारे देश के तमाम बुद्धिजीवियों ने बहुत साहस दिखाया है। वो हमेशा मशालें लेकर के चले हैं हुकूमतों के आगे, समाज के आगे। अदम गोंडवी ने लिखा था, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की लाइनें भी बहुत अहम हैं। उन्होंने लिखा, लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पथ प्यारे हैं। ऐसे ही हौसलामंद लोगों की दोस्तों आज जरूरत है। कोई जरूरत नहीं है कि हम सच पर पर्दा डालें, कोई जरूरत नहीं है कि जो हमारे समाज में घटित हो रहा है हम उसको देखना बंद कर दें। हमें देखने की जरूरत है, हमें संवेदनशील होने की जरूरत है, हमें उस पर बात करने की जरूरत है, हमें उस पर बहसें करने की जरूरत है, हमें उस पर सृजन की जरूरत है, उस पर लेखन की जरूरत है। उस दुख दर्द और कष्ट को उभारने की जरूरत है, न कि उस पर पर्दा डालने की जरूरत है। मित्रों, राहत अदम गोंडवी ने इस बीच कोरोना का एक नया रूप भी सामने आया, जो दुनिया में चल रहे कोरोना से ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा जहरीला है। धार्मिक स्वरूप, धर्म से जोड़ने की, कोरोना का धर्म से जोड़ने की जो कोशिशें हुई वो बहुत ही खतरनाक है। अदम गोंडवी ने ऐसे ही मसलों पर लिखा था, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। गर गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। हैं कहाँ हिटलर हलाकू, जार या चंगेज खां, मिट गए सब कौम की औकात को मत छोड़िए। छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। या गरीबी की जगह आप कोरोना भी जोड़ सकते हैं। मजहब और जाति का कोरोना से कोई ताल्लुक नहीं है, ये हकीकत है।
और जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं उन पर राहत इंदौरी का एक शेर याद आता है। उन्होंने लिखा, इस बरस हमने जमीनों में धुआं बोया, इस बरस हमने जमीनों में धुआं बोया है, फल नहीं आएंगे अब, शाखों पे बम आएंगे। मित्रों, हालात बहुत विकट हैं। आज हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती भी है। बाबा साहब सामाजिक समरसता के, समानता के बड़े पक्षधर थे। पूरी जिंदगी उन्होंने इस देश में सामाजिक समरसता के लिए लड़ने में लगाई। बापू, राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी, जिन्होंने शांति का संदेश दिया, सद्भाव का संदेश दिया, जिनकी प्रतिमा के आगे, जिनके समाधि के आगे जाकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बार बार शीश नवाते हैं। आज जरूरत है कि हम अंबेडकर या गांधी को भगवान नहीं माने, ठंडे दिमाग से समय और संदर्भों को समझते हुए उनके विचारों को कसौटी पर परखें, उनके विचारों को अपनी जिंदगी में उतारें, अपने समाज में हकीकत में उतारें। आज हालात ये हो गए हैं कि आप कुछ बोल नहीं सकते। आप सच बोलेंगे तो लोग आपको नकारात्मक कहेंगे। सच बोलना नकारात्मकता का प्रतीक हो गया है। आज सेंसर बोर्ड सरकार में नहीं है मित्रों, आज सेंसर बोर्ड सड़क पर है, आज सेंसर बोर्ड सोशल मीडिया में है। ऐसे हालात पर ही, इस दौर के बुद्धिजीवियों के हालात पर ही अरुंधति राय ने एक बार कहा था कि ये देश बौद्धिक कायरों का देश न बन जाए। बौद्धिक कायरों का देश, बहुत खतरनाक है ये स्थिति मित्रों। आज जरूरत है कि इस देश का बुद्धिजीवी एकत्र हो, इस देश के समाज और सरकार दोनों को मशाल दिखाए, सही रोशनी दिखाए, सही तर्कों के साथ, दमदारी के साथ, निजी स्वार्थों को त्याग करके वो आगे निकले और इंसानियत की बेहतरी का रास्ता दिखाए। मित्रों, कोरोना से जंग तो ये दुनिया जीत ही जाएगी, भारत भी जीतेगा, पूरी दुनिया भी जीतेगी। कोरोना परास्त होगा पूरी दुनिया में, पूरे देश में। हमारे भी वैज्ञानिक शोध में भी लगे हैं, औषधियाँ भी आने वाले समय में आएंगी, टीका भी आएगा और मानवता इससे पार भी पालेगी। लेकिन ये कोरोना, ये महामारी हमारे सामने बड़े सवाल खड़े कर गई है। उन सवालों पर अगर समय रहते हमने मंथन नहीं किया, वो सवाल, जिन सवालों को संयुक्त राष्ट्र संघ में ग्रेटा थनबर्ग ने उठाया, वो सवाल जिनकी बात सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कर रहे हैं, वो सवाल जिनकी बात अदम गोंडवी करते हैं, उन सवालों पर अगर हमने बात नहीं की, अगर हमने इस पूरी दुनिया को और पूरे देश को समानता की ओर ले जाने के बजाय आर्थिक गैर बराबरी की भट्टी में झोंकने का ही काम हम करते रहे, तो दोस्तों वह दिन दूर नहीं जब बाजारवाद और बाजार की मुनाफे की हवस पूरी मानवता के लिए, पूरी मानवता के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाएगी। धन्यवाद।